नमस्कार। समसामयिक विषयों पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है। हर पार्टी जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे करती है और इन वादों को अपने अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का बेहद खास स्थान होता है और इस चुनाव में घोषणा पत्र उतना ही महत्वपूर्ण है। घोषणा पत्रों के जरिए ही पार्टियां जनता के सामने अपनी नीतियों और वादों को पेश करती है। इस लिहाज से हर पार्टी इस बात का खास ख्याल रखती है कि उनके घोषणा पत्र का जनता पर कारगर असर पड़े। मतदाता भी घोषणा पत्रों का काफी गंभीरता से उसका विश्लेषण करती है। बीजेपी हो या कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय पार्टियां, सबने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। सभी दलों ने अपने अपने घोषणा पत्र में हर वर्ग के हितों का ख्याल रखने का वादा किया है। साथ ही हर वर्ग के लिए कई तरह के वादों का भी शामिल किया गया है। आज विशेष में हम बात करेंगे इन्हीं घोषणा पत्रों की, जानेंगे हर पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में, साथ ही नजर डालेंगे मतदाताओं से किए गए वादों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें कई वायदे किए गए हैं। राम मंदिर का तेजी से निर्माण, आतंकवाद से कड़ाई से निपटने, अगले 3 साल में किसानों की आय दोगुनी करने, 2030 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाना शामिल है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, संविधान के अनुच्छेद 35A को समाप्त करने, किसानों की आय दोगुनी करने और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया है। पार्टी ने आतंकवाद और उग्रवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने पर आतंकवाद के निपटने के लिए सुरक्षा बलों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें हर वर्ग विशेष के लिए वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र जारी होने के मौके पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ ही घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, थावरचंद गहलोत और रामलाल मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक आजादी के 75 साल होंगे जब देश के उन महापुरुषों जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी थी, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमने 75 लक्ष्य तय किए हैं। एक सकारात्मक विचारों को लेकर के हम देश को आगे ले जाने की दिशा प्रयास करते हैं। गांव, गरीब, किसान हमारे इस केंद्र में है। देश के नौजवान वो आने वाले 5 साल में 2047 का भविष्य तय करने वाले हैं और इसलिए देश के नौजवानों को उस प्रकार से परवरिश हो, देश के नौजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर, जिसमें हम कहें 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में बहुत ऊंचे लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। सबसे पहले बात किसानों की। बीजेपी के संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने का वादा किया गया है। कृषि ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। इसमें सभी वर्गों के लोगों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाला 1 लाख रुपए तक का लोन 5 साल तक ब्याज रहित रहेगा। भारत के मन की बात के माध्यम से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का भागीदारी कर एक संकल्प पत्र को बनाया गया है। मैं मानता हूं दुनिया भर की डेमोक्रेटिक पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने जा रहा है कि कोई पार्टी अपना संकल्प पत्र 6 करोड़ लोगों के साथ चर्चा कर बनाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
युवा और शिक्षा की बात करें तो सभी माध्यमिक स्कूलों को ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत लाया जाएगा। उच्च शिक्षा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक अटल टिकटिंग लैब की स्थापना की जाएगी। 200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण। 2024 तक MBBS और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करने की बात भी कही गई है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सभी तरह की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और सौहार्दपूर्ण माहौल में जल्द राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके प्रति, इसको लागू करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, है, इस काम को करेंगे। भारत में होने वाले इनफिल्ट्रेशन, अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए जितनी भी सख्ती करनी होगी हम वो सख्ती करेंगे, लेकिन घुसपैठ को पूरी तरह से रोकेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिल्कुल 2 टूक शब्दों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम संसद के दोनों सदनों से पास कराएंगे और उसे हम लागू करेंगे। लेकिन यह भी आश्वस्त करना चाहते हैं, हम किसी भी राज्य की, चाहे कल्चरल हो अथवा लिंग्विस्टिक हो, आइडेंटिटी पर आंच नहीं आने देंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना की बात कही गई है। बीजेपी ने राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाने का भी वादा किया है। छोटे दुकानदारों में 60 वर्ष के व्यापारियों को भी पेंशन दिया जाएगा। देश में क्षेत्रीय असंतुलन को पूरी तरह से खत्म करने का भी वादा किया गया है। लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से 35A हटाने का प्रयास किया जाएगा और अनुच्छेद 370 को खत्म करने के अपने पुराने रुख पर बीजेपी कायम है। बीजेपी 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। साथ ही पूरे देश में एक साथ लोकसभा और राज्यों के चुनाव हो, इसके लिए आम सहमति बनाने की भी कोशिश करेगी। With an idea which promises to make India one of the strongest and the secure countries of the world. This is the first 5 years that India was globally the fastest growing economy in the world. Our fiscal prudence since 1947 has been the best ever for a 5-year government. Our inflation has been the lowest compared to what our predecessor government left behind, a double-digit inflation. ये जो हमारे विपक्षी कहते हैं कि मोदी जी विदेश यात्रा जाते हैं, क्या लेकर आते हैं, ये है मोदी जी के विदेश यात्रा की उपलब्धि कि सारे देशों से उन्होंने इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं कि OIC के 57 देशों में से 56 देशों ने कहा पाकिस्तान नहीं आता तो नहीं आए, लेकिन भारत का इनविटेशन रद्द नहीं किया जाएगा। इसलिए मैं आज आपसे कहने आई हूं कि देश हमारी हर बात पर विश्वास करेगा। पिछले 5 वर्षों के इतिहास में जो क्रेडिबिलिटी, जो विश्वसनीयता हमने कमाई है, उसी के आधार पर हम ये संकल्प पत्र लेकर आए हैं। घोषणा पत्र में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखने की बात कही गई है। साथ ही सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रखने की भी बात कही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश और 2025 तक $5 लाख करोड़ और 2032 तक $10 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही गई है। सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता, 50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क बनाने और सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त का दर्जा दिलाने की बात कही गई है। 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण का वादा किया गया है। सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज और 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुविधा मुहैया कराने की भी बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी 2 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम दिया है। इसके साथ ही इस घोषणा पत्र का टाइटल दिया गया है, हम निभाएंगे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ किसान की कर्ज को लेकर कई प्रमुख वादे किए हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है।
लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी 2 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र 5 महत्वपूर्ण थीम पर आधारित था। इनमें न्यूनतम आय योजना यानी न्याय, रोजगार, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दावा किया है कि साल 2030 तक देश से गरीबी मिटाने के लिए पार्टी न्याय यानी न्यूनतम आय योजना की शुरुआत करेगी। इसके तहत देश के 20% सबसे गरीब परिवार को हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार के मुद्दे को भी शामिल किया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत में 10 लाख युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। युवाओं को व्यापार करने के लिए 3 साल तक किसी भी प्रकार की कोई मंजूरी नहीं लेने की बात भी कही गई है। इसके अलावा मनरेगा के तहत रोजगार की गारंटी सालाना 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की बात भी कही गई है। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है। उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। घोषणा पत्र में किसानों के लिए अलग बजट की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ किया गया, वैसे ही कांग्रेस की सरकार बनने पर अन्य राज्यों में भी किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए कृषि के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय कृषि विकास और योजना आयोग की स्थापना की बात कही गई है। इसके साथ ही कर्ज वापस नहीं करने पर किसान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं करने की बात भी शामिल है। देखिए, कांग्रेस ने 72 सरकार के 6,000 रुपये साल के मुकाबले में 72,000 रुपये साल की बात कही है और ये 72,000 रुपया किसान को उनके बैंक में जमा कराने का वादा कांग्रेस ने किया है। लेकिन इस पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अगर 72,000 रुपया साल का किसान को मुफ्त में दिया जाएगा तो ये पैसा आएगा कहाँ से? तो क्या ये करदाताओं के पैसे को लेकर किसानों को दिया जाएगा? इस पर एक विवाद भी छिड़ा है, जिसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि नहीं, हम कर मुक्त ब्याज देंगे, ना कि हम ऋण की माफ़ी करेंगे। तो ऋण माफ़ करना, कर्ज माफ़ी और 72,000 रुपया किसानों के खाते में डालना, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। उसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज मुक्त जो है ऋण की बात कही है। घोषणा पत्र में सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की स्कूली शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त करने की बात कही गई है। इसके साथ ही 2019 से 2024 तक 5 सालों में शिक्षा के लिए बजट आवंटन को 2 गुना कर जीडीपी का 6% करने का वादा किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छा इलाज मुहैया कराने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि साल 2024 तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर कुल सरकारी खर्च को 2 गुना बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 3% किया जाएगा। कांग्रेस ने जो भारतीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर एक कहकर बात, उस पर विवाद खड़ा कर दिया है, वो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसको हम डाइल्यूट करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पड़ता है। ये भी एक विवाद का विषय बना है, जिसके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि नहीं, हमारा जो सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, वो हमारा सबसे अहम मुद्दा होगा और उस पर हम किसी प्रकार का भी समझौता नहीं करेंगे। आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस की बात कही है। देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जो इसका प्रतीक है कि हम निभाएंगे, कहीं ना कहीं भाजपा ने जो अपने संकल्प या अपने चुनावी वायदे किए थे या अपनी जो नई नीतियां और कार्यक्रमों को पिछले 5 वर्षों में पूरा करने का प्रयास किया था, ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है
उनको बीजेपी विरोधी या बीजेपी आलोचना पर केंद्रित है। भाजपा ने जब बात की अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को हटाने की, ताकि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वापस वहाँ पर बहाल किया जाए और कहीं ना कहीं फिर अमन चैन और अहिंसा का माहौल पैदा किया जाए, कांग्रेस ने उसी प्रकार से उन्हीं 370 और 35A के जो प्रावधान है उनको एज इट इज़ रखने का प्रयास किया कि उसको हम हटने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो बीजेपी केंद्रित है और भाजपा का जो घोषणा पत्र है, जो संकल्प के रूप में आया है, संकल्प पत्र के रूप में आया है, वो राष्ट्र केंद्रित है। महिलाओं के मुद्दे पर कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में और साथ ही राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक पास करवाकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के सेवा नियमों में संशोधन कर केंद्रीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इन सब के अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में GST 2.0 लाने की बात भी कही गई है, जिसके तहत कर की दर एक समान होगी। इसके साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर GDP का 2% खर्च करने, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को दूर करने और शहीद परिवारों के लिए मुआवजे की नीति तैयार करने की बात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पूरे देश में सीधा मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन देश की कुल 7 राजनीतिक पार्टियां अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में अपना मजबूत जनाधार रखती हैं। मसलन उत्तर भारत में BSP, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में CPI और CPIM, और वहीं महाराष्ट्र में NCP की अच्छी पकड़ है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार जीत दर्ज करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को बड़ी चुनौती दे रही है। इन सभी राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा क्षेत्रीय पार्टी जैसे SP, RJD और TDP ने भी पूरे देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक से एक चुनावी वादे किए हैं। आइए नजर डालते हैं इस पर। लोकतंत्र के त्योहार में मतदान का सबसे बड़ा महत्व है और उतना ही महत्व है नेता और राजनीतिक दलों के वादों का, जिस पर विश्वास कर आम जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। इन्हीं वादों को कहते हैं घोषणा पत्र। भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियों ने घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बाकी दलों के मैनिफेस्टो पर नजर डालें तो पिछले कुछ दशकों से बेशक CPI और CPIM का जनाधार घटा हो, लेकिन फिर भी इस लोकसभा चुनाव से दोनों ही पार्टियों को काफी उम्मीदें हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि वो केंद्र में गैर कांग्रेस, गैर भाजपा के विकल्प के लिए काम करेगी। CPI ऐसा विकल्प ढूंढेगी जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति और साम्राज्यवाद विरोध की परंपरा को आगे बढ़ाएगा। घोषणा पत्र में कहा गया है कि भाकपा एवं वाम मोर्चा समाज के सभी तबकों के लिए सामाजिक न्याय, स्वतंत्र आर्थिक नीतियों और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का वादा करता है, जिसके मुख्य बिंदु हैं केंद्र शासित राज्यों दिल्ली और पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा, कम से कम 9,000 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा। पार्टी ने किसानों के लिए एक मुश्त कर्ज माफी का भी वादा किया है और कृषि मजदूरों के लिए अलग से कानून बनाने और कृषि के लिए अलग बजट बनाने की घोषणा की है। पार्टी मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को 200 दिन के रोजगार गारंटी की अवधि को भी बढ़ाएगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगी कि मनरेगा मजदूरों को निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान मिले। अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी के बराबर वेतन का कानून बनाएगी। वही बात CPIM यानी माकपा की करें तो महासचिव सीताराम येचुरी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर बताया कि आर्थिक समानता के लिए श्रमिकों को न्यूनतम 18,000 रुपए मासिक मजदूरी दिलाया जाएगा। शासन प्रशासन की वैकल्पिक नीति घोषित करते हुए इसमें किसानों को फसल की कुल लागत से 50% अधिक न्यूनतम समर्थ मूल्य दिलाने, श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम खाद्यान्न मुहैया कराते हुए आर्थिक एवं सामाजिक समानता के लक्ष्य को हासिल करने की बात कही गई है। साथ ही इंटरनेट और टेलीकॉम कंपनियों गूगल, फेसबुक, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों का एकाधिकार खत्म करने का वादा किया गया है। जो घोषणा पत्र हैं आमतौर पर वो घोषणाओं के रूप में ही उद्धृत होते हैं, उनको पत्रों के रूप में कोई पठन पाठन नहीं करता है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है कि पिछले 7 दशकों में ऐसा ज़रूर होता था कि प्रारंभिक दशकों में कि घोषणा पत्र को, चूँकि वो छोटे घोषणा पत्र होते थे, उनको बहुत गंभीरता से राजनीतिक दल भी लेते थे
और आम जनता भी लेती थी, अर्थात मतदाता भी लेते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हम देखें कि पूरा घोषणा पत्र, मुझे नहीं लगता है कि कोई मतदाता पढ़कर उस घोषणा पत्र को चुनाव में वोट करने जाता होगा। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने को तैयार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपने पार्टी तृणमूल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर साफ कर दिया है कि केंद्र की सत्ता में आए तो मोदी सरकार द्वारा लिए गए कई फैसलों को बदलने का काम पार्टी करेगी। पार्टी ने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि विपक्षी गठबंधन के साथ केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला तो टीएमसी खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार पर काम करेगी। नोटबंदी की जांच कराई जाएगी और योजना आयोग को वापस बहाल किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए 100 दिनों के काम की योजना को बढ़ाकर 200 दिनों का किया जाएगा। इसके तहत मजदूरी भी दोगुनी की जाएगी। साथ ही टीएमसी जीएसटी की भी समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद जीएसटी लागू किया जाएगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं हर चुनाव में घोषणा पत्र जो हैं वो कोई बहुत महत्व नहीं रख रहे हैं। विशेष तौर से जो जब मतदान होता है और मतदाता जो हैं वो बहुत ज़्यादा घोषणा पत्र के ओर देखते नहीं हैं। एक तो ये भी दुर्भाग्य है कि हमारे देश में बहुत प्रदेशों में जातिवाद पर चुनाव होता है, मतदान जातियों के आधार पर होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं घोषणा पत्र जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं। महाराष्ट्र की प्रमुख पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान के साथ मौजूदा रिश्ते को अपनी मैनिफेस्टो में जगह देते हुए बीजेपी की नीतियों को गलत ठहराया है। एनसीपी के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खुला रखेंगे, तनाव खत्म कर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ होगा, शहरी युवाओं को कम से कम 100 दिन काम की गारंटी और 3 तलाक बिल में आवश्यक सुधार करने के अलावा संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण लेकर सरकार आएगी। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में सत्ता में काबिज रही पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की राजनीतिक पार्टी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन गठबंधन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र को विजन डॉक्यूमेंट का नाम देते हुए किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की बात कही है। साथ ही प्राइमरी शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है। सपा और जो बसपा हैं, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं जो उत्तर प्रदेश में केंद्रित हैं और एक गठबंधन के रूप में वो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका जो बहुत प्राथमिकता है कि वो अपने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन क्षेत्रीय मुद्दों को वो प्राथमिकता देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात यह है कि सपा और बसपा के अंदर हम देखें कि कहीं ना कहीं उनके भी जो घोषणा पत्र के मुद्दे हैं वो सकारात्मक कम नज़र आते हैं और वो कहीं भाजपा के विरोधात्मक ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। दूसरी बात देखिए तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे हैं जो उसमें वो सब प्रलोभन वाली राजनीति जो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों में, राज्य दलों में दिखती है, वो प्रलोभन वाली राजनीति भी कि हम आपके लिए ये देंगे, ये जो फ्रीबीज जिसको हम कहते हैं राजनीति विमर्श में, वो फ्रीबीज वहाँ पर नज़र आ रहा है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हर थाली में खाना और हर हाथ में कलम देने की बड़ी बात मैनिफेस्टो में कही गई है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने, मंडल कमीशन के मुताबिक आरक्षण देने, प्रवासी बिहारियों के लिए हेल्पलाइन जारी करने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने घोषणा पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने एक बात को बहुत प्रमुखता दी है कि हम निजी सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण मांगेंगे या देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर उनकी सरकार बनती है तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात कई और दल भी उठाते रहे हैं, जैसे जनता दल यूनाइटेड, जो जेडीयू और जो लोक शक्ति पार्टी है रामविलास पासवान जी की, ये दोनों एनडीए के घटक हैं और ये दोनों भी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के पक्षधर हैं। बीजेपी के गरीब किसानों को साल में 6,000 रुपए और कांग्रेस के गरीबों को साल में 72,000 रुपए देने के वादे के जवाब में आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी राष्ट्रीय पार्टियों से आगे निकल गई है। टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर प्रत्येक परिवार को हर साल 2 लाख रुपए देने का वादा किया है।
घोषणा पत्र की तस्वीर जितनी सुहानी लगती है, वादों को पूरा करने के मामले में सभी पार्टियां निराश ही करती हैं। लेकिन हर साल घोषणा पत्र के जरिए आम जनता को चुनावी मैदान में उतरी राजनीतिक दलों की सोच और मंशा की समझ तो जरूर हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।